ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जो आज हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं डेट इज़ आरबीडी, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। तो ये रिवीजन है, तुम लोगों ने पहले ही 11th में पढ़ लिया होगा। इसका वेटेज का मैं बात कर लेता हूँ। इसका जेई में काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा वेटेज होता है। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स जो मैकेनिक्स का सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इस साल की अगर मैं बात करूँ तो इस साल 3 क्वेश्चन पूछे गए थे जेई एडवांस में, तो तुम सोच सकते हो। और इस साल तो मतलब ट्रेंड ही अलग हो गया, क्योंकि 2020 अभी कोविड का भी पीरियड है। इस समय मतलब कि लास्ट ईयर का जो ट्रेंड था 2019 में जो क्वेश्चन पूछे जाने के पैटर्न थे, वो कुछ ऐसा था कि 40% तुम्हारा आएगा 11 से और 60% आएगा तुम्हारा 12 से। इस तरीके से पूछा जाता था, लेकिन 2020 में ये चीज़ बिल्कुल ही पलट दिया। और जो 11 से क्वेश्चन आए, 11 से तुम्हारा 60% क्वेश्चन आया और 12 से 40% क्वेश्चन है। ये बिल्कुल ही फिजिक्स में कि तीनों में? हाँ, ये तो फिजिक्स में है और मतलब लगभग लगभग दूसरे सब्जेक्ट में भी ऐसा ही था। इस बार का पेपर जो था वो आईआईटी दिल्ली ने बनाया था। प्रीवियस ईयर का आईआईटी रुड़की ने बनाया हुआ था। और आईआईटी रुड़की का तो मतलब रिकॉर्ड है कि वो मैथ्स तो मतलब खतरनाक पूछता है, और आईआईटी दिल्ली वाले फिजिक्स खतरनाक पूछते हैं। इस बार का फिजिक्स काफ़ी ज़्यादा टफ था, और आईआईटी रुड़की वाले का जब भी पेपर बनता है उसका मैथ्स का तुम देख लो, लेंदी होते हैं। ऐसा नहीं कि बनेगा नहीं, बनते भी हैं, क्वेश्चंस लेंदी होते हैं। जैसे इसके तुमने अगर कभी आरबीडी को क्वेश्चंस किए होंगे, रुड़की के मैथ्स के क्वेश्चंस वगैरह, इवन फिजिक्स में भी क्वेश्चन जो भी देते हैं वो लेंदी क्वेश्चन देते हैं। जब ये अपना अलग एग्ज़ाम लेते थे 92 वगैरह में लेते थे, जब आईआईटी के अंदर नहीं आया हुआ था ये रुड़की, तो उस समय ये अपना इंडिविजुअल पेपर लेता था। उस समय तुम इसके प्रोजेक्टाइल मोशन के ही क्वेश्चन देख लो, 1-2 पेज का तो इसका सॉल्यूशन होता था, इतना लंबा लेंदी वे में लिखते थे। और उस समय तो सब्जेक्टिव होता था, हर एक चीज़ को क्लियरफाई करके लिखना होता था, कोई भी शॉर्ट ट्रिक वगैरह उस तरीके से हम लोग नहीं यूज़ कर पाते थे। खैर, तो ये ट्रेंड था, तो इसका वेटेज काफ़ी अच्छा है। हाँ, मैकेनिक्स पार्ट से तो मतलब इस साल काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ गए। जो जनरली मैकेनिक्स पार्ट से क्वेश्चन आते हैं वो 25% क्वेश्चन आते हैं मैकेनिक्स से। मैकेनिक्स में क्या क्या आता है, ये सारी चीज़ आते हैं जो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। एलएम, फ्रिक्शन, ये सेंटर सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास, आरबीटी, ये सारी चीज़ हमारे इसमें आते हैं मैकेनिक्स में, जो कि 25% क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली। लेकिन इस साल जो क्वेश्चन पूछा गया मैकेनिक्स, सिर्फ मैकेनिक्स पार्ट से मोर देन 40% क्वेश्चन पूछा गया। मोर देन 40%, मतलब कि तुम समझ लो प्रोजेक्टाइल मोशन से भी क्वेश्चन पूछा गया, जो कभी जेई पूछता नहीं था। प्रोजेक्टाइल मोशन से पूछा गया, सर्कुलर मोशन से पूछा गया, एनएलएम से पूछा गया, फ्रिक्शन से पूछा गया, एक एक क्वेश्चन हर एक से पूछा गया। सर्कुलर मोशन से भी क्वेश्चन आया है तुम्हारा, और आरबीडी से 3 क्वेश्चन आए हैं तुम्हारे। तुम सोच सकते हो कि इस साल तो मतलब अलग ही हो गया। और जेई हमेशा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करता है, वो अलग ही काम कर सकता है। तुम ऐसा मत सोचो कि हाँ सिर्फ 12th पढ़ेंगे या सिर्फ 11th पढ़ेंगे, पढ़ना तो पड़ेगा तुम्हें दोनों ही। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि यही ट्रेंड चलना चाहिए, 40% 11 से और 60% 12 से। ये ट्रेंड हमेशा से चलते आया है। प्रीवियस ईयर के जितने भी तुम क्वेश्चन उठा करके देख लो, उसके वेटेज की बात करूँगा मैं, तो 11 से हमेशा ऑन एन एवरेज 40% या 45% तक जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता है 11th के पोर्शन का। तो ये ट्रेंड भी नेक्स्ट ईयर ही फॉलो होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। लेकिन उसमें से भी आरबीडी अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जेई के हिसाब से, और इससे क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, ऐसा मान सकते हैं हम लोग। और खड़गपुर अगले साल बना रहा है ना? क्या बोल रहे हो? अगले साल खड़ग आईआईटी खड़गपुर बनाएगा ना पेपर? हाँ, अभी इसके बारे में तो कुछ मुझे कंफर्मेशन मिला नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम के डेट भी नहीं आए हैं, और वो एग्ज़ाम होंगे कब वो भी नहीं बताया गया है, एक्सटेंड होंगे कि नहीं। इवन सिलेबस के बारे में भी अपडेट नहीं आया कि सिलेबस रिड्यूस्ड होगा या नहीं होगा। जनरली जो जेई का सिलेबस होता है वो सीबीएसई के पैटर्न पे ही होता है, सीबीएसई के सिलेबस से ही डिसाइड होता है। लेकिन फिर भी देखो, होप्स हो कि सिलेबस इस बार रिड्यूस हो,
तुम लोग को बेनिफिट मिलेगा। और जैसा भी होगा मैं तुम लोग को बताते रहूँगा ये सब चीज़ें। पेपर के बारे में तुम लोग को तो पता ही होगा, पेपर 1 पेपर 2 दो तरह के पेपर हुए, है ना। 9 o'clock से लेकर के 9 बजे से हाँ लेकर के 12 बजे तक पेपर 1 हुआ था, और पेपर 2 2:30 से लेकर के 5:30 तक हुआ था पेपर 2। और कुछ स्टूडेंट ने इस बार पिटिशन भी फाइल किया है कि मेरा 45 मिनट का टाइम वेस्ट हो गया और मैं पेपर अच्छे से नहीं दे पाया। तो उसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट में भी पिटिशन फाइल हुआ है और उसके हियरिंग्स होंगे, आई थिंक आज ही है हियरिंग। तो ये देखो, वो सर। अगर केस जीतते हैं तो उसको वापस से उसका एग्ज़ाम वापस से होगा इसी साल वापस से एग्ज़ाम होगा। हाँ बोलो। सर हमारा जो पेपर होगा मेंस का हम्म। या एडवांस का, तो सर बहुत ज़्यादा बच्चे देने वाले हैं ना जनवरी अटेम्प्ट तो, इस अगर बार का मैं होगा तो। बताता हूँ, इस साल का जो था सिनारियो 2020 का सिनारियो जो था, उसमें लगभग 9 लाख स्टूडेंट बैठे थे मेंस के लिए। उसमें से जो क्वालिफाई हुए वो 1.6 लाख क्वालिफाई हुए। किसके लिए? जेई एडवांस के लिए। और जेई एडवांस में बैठे कितने लोग? जेई एडवांस में 1.5 लाख के आसपास में स्टूडेंट जाकर के बैठे। और इसमें जो क्वालिफाई हुए, जो बोल लिखा जाता है ना, यू आर क्वालिफाइड इन जेई एडवांस, वो 43,000 स्टूडेंट क्वालिफाई हुए। और अगर 43,000 क्वालिफाई हुए हैं तो भी ऐसा मत समझो कि इन सभी को आईआईटी कॉलेज मिलेगा, नहीं। जो 2019 का मैं डेटा बता रहा हूँ, 2019 का डेटा में ये लिखा गया है या फिर देखा गया कि 13,000 तक के रैंक वालों को, स्टूडेंट को आईआईटी कॉलेज लास्ट मिला है, क्लोजिंग। और वैसे टोटल 6 राउंड होते हैं, 6 राउंड ऑफ काउंसलिंग होता है। अभी देखो 15 अक्टूबर को काउंसलिंग, वो मतलब कि जो भी ऑप्शंस फिलिंग वगैरह है वो क्लोज हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे। उसके बाद फिर 6 काउंसलिंग होते हैं, 6 राउंड चलता है। पहले राउंड में सबको मिलता है ब्रांच वगैरह, अगर पसंद आया तो फ्रीज कर लो, नहीं पसंद आया तो फिर उसको 2 ऑप्शन और मिलते हैं उसमें, फ्लोट या फिर 2 तरह का ऑप्शन होते हैं, नाम तो याद नहीं आ रहा है मुझे। एक तो ये इसका मतलब ये होता है, एक का कि सेम कॉलेज के अंदर ब्रांच मुझे अच्छा चाहिए, और दूसरा का मतलब होता है फ्लोट, और एक और होता है मैं याद नहीं आ रहा है। दूसरा ऑप्शन का मतलब होता है कि मुझे कोई सा भी कॉलेज चलेगा, अच्छा ब्रांच भी चाहिए। जो मैंने ऑप्शन भरे हैं काउंसलिंग के टाइम पे, उसमें से आप मुझे रैंकिंग के हिसाब से दीजिए। तो ये 2 तरह के ऑप्शन होते हैं। तो फिर सेकेंड होता है राउंड, सेकेंड राउंड में फिर तुम्हें मिलेंगे, तुम्हें पसंद आया तो करो फ्रीज, नहीं तो फिर से वही फ्लोट करने दो। फिर थर्ड राउंड, थर्ड जब तुम्हें पसंद आ जाए तो तुम कर लो। तो फिफ्थ राउंड में जाकर के तुम्हें फिक्स करना ही पड़ेगा, और फिक्स नहीं किए और तुमने 6 राउंड में इन कर गया तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर तुम्हारा नेक्स्ट भी एडमिशन नहीं होगा। और जेई देने का भी रूल ऐसा ही होता है कि अगर तुम रिपीट करना चाहते हो तो फिफ्थ राउंड में तुम्हें बाहर निकलना है और बोल करके कि हाँ मैं नहीं लेना चाहता हूँ कॉलेज। अगर नहीं निकले तो फिर जेई एग्ज़ाम भी नहीं देने दिया जाएगा नेक्स्ट ईयर, जो रिपीट वगैरह होता है। तो उसके रूल्स होते हैं कुछ, तो इस तरह की गलती मत करना। मेरे साथ कुछ गलती हो चुका था, तो इस तरह की गलती को रिपीट मत करना। इवन जो काउंसलिंग होता है, काउंसलिंग के टाइम पे जो फिल करना होता है, प्रायोरिटी के हिसाब से फिल करना होता है कि मुझे आईआईटी बॉम्बे में सीएस ब्रांच चाहिए, सेकंड आईआईटी बॉम्बे में मुझे मैकेनिकल ब्रांच चाहिए। तो इस तरीके से प्रायोरिटी के हिसाब से तुम्हें 1 2 3 4 5 फिल करना पड़ेगा। और फिर पहले वो स्टार्ट करेगा ऊपर से देखना, तुम्हें मिल रहा है आईआईटी बॉम्बे में सीएस, नहीं मिल रहा है तो फिर सेकंड ऑप्शन को देखेगा। आईआईटी बॉम्बे में एम मैकेनिकल मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो वो थर्ड को देखेगा, फिर फोर्थ को देखेगा। मान लो 10th तुम्हें मिल रहा है, तुम्हारा रैंक अच्छा है और 10th जो ऑप्शन तुमने चूज़ करा है वो मिल रहा है, तो यहाँ पे लॉक हो जाएगा। और जब फर्स्ट राउंड होगा एंड, तो वो तुम्हें बताएगा कि हाँ ये चीज़ तुम्हें मिल रहा है। और जब सेकेंड राउंड होगा, तुमने बोला नहीं मुझे ये पसंद नहीं है कॉलेज और ब्रांच, मुझे और अच्छा मिल सकता है लक के हिसाब से, तो इसको तुमने रहने दिया।
तो अब 10 के नीचे जो है वो तो बिल्कुल नहीं देखने वाला है, समझ लो 10 के नीचे जो भी तुमने भरा है बेकार हो गया, अब वो नीचे नहीं जाएगा, तुम्हें हमेशा ये तो मिलेगा ही मिलेगा या फिर इसके ऊपर वाला मिलेगा। तो सेकेंड राउंड में फिर से ऊपर से छानना स्टार्ट करेगा, क्या 1 मिल रहा है, क्या 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, उसके बाद फिर यहाँ तक आएगा। फिर थर्ड राउंड ये इसी तरीके से देखेगा। अब तुम्हें लगा कि नहीं मेरे को 9th मिल गया है और मैं इससे बहुत संतुष्ट हूँ, तो यहाँ पे तुम फ्रीज कर लो। तो ये जो स्टूडेंट निकल गया, अब वापस से जब नेक्स्ट राउंड होगा, फोर्थ वाला राउंड, तो उसमें ये वाला सीट के लिए दूसरे स्टूडेंट आ सकते हैं, है ना, जो 10th वाला तुम ब्लॉक करके रखे थे बार बार, तो उसमें नया स्टूडेंट आ सकता है। तो ये थोड़ा 6 राउंड तक जाता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है चीज़ें। गलती बिल्कुल मत करना, काउंसलिंग के टाइम पे एक बार फ्रीज हो गया तो समझ लो ये चीज़ चेंज नहीं हो सकता है। मिस्टेक बिल्कुल मत करना और अपना प्रायोरिटी के हिसाब से रखना। मेरे में केस में क्या हुआ था, मैंने प्रायोरिटी को ही गलत कर दिया था। मुझे लगा था वो ऑप्शन देगा ये सेकंड नंबर वाला, फोर्थ नंबर वाला, 10 नंबर वाला तुम्हें मिल रहा है, तुम चूज़ करो। ऐसा नहीं देगा वो तुम्हें डायरेक्टली बोलेगा कि 10th वाला मिल सकता है, ऊपर से देखना स्टार्ट करेगा। डजेंट मैटर कि तुमने नीचे ज़्यादा अच्छा फील करा है या कम वाला फील करा है। 10 पे लॉक हो गया तो लॉक हो गया। क्लियर है क्या? खैर वो सब नेक्स्ट ईयर तुम लोग काउंसलिंग करोगे तो ये सब चीज़ पता चल जाएगा तुम लोग को। तो नेक्स्ट ईयर का डेटा ये है, इस साल का डेटा ये 13,000 का रहेगा। इस साल का डेटा क्या होगा वो तो आने के बाद पता ही चल जाएगा। लगभग हर साल का डेटा ऐसा ही होता है। जो स्टूडेंट बैठे थे 2020 में इस साल में, और 2019 में जो स्टूडेंट बैठे थे वो भी इसी तरीके का था। 1.7 लाख के आसपास में स्टूडेंट बैठे थे। 2018 में भी लगभग 1.6 था या 7, आई डोंट रिमेंबर, अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ इतना ही था। इसी के आसपास में स्टूडेंट हर साल बैठते हैं। ठीक है क्या? सर अगर जैसे 2021 में जैसे अभी ड्रॉप तो लेंगे ना बच्चे, उनका वेस्ट ही कहाँ हो रहा है टाइम ज़्यादा हाँ, इस जनवरी में, मैंने तो बहुत सारे स्टूडेंट से बात करा है, सिलेक्शन इस साल तो फिर बहुत ज़्यादा का होगा कि मतलब वो कैसे होगा कि मतलब ज़्यादा कर लेंगे सिलेक्शन, ऐसा कुछ चेंज नहीं होगा? मतलब नहीं समझा मैं तुम्हारी बातों को। ज़्यादा कर सर लेंगे? जैसे आपने बताया कि 1.7 लाख जे मेंस में सेलेक्ट हुए, अगर इतने हाँ बच्चे बैठे तो हाँ, बट मेंस में वो बच्चे बैठने पर डिपेंड करेगा ना, कि ज़्यादा बैठ रहे हैं तो फिर वैसे करेंगे। कितने भी बच्चे बैठे, आईआईटी में जो सीट है उससे तो ज़्यादा ही बैठेंगे ना। जब हाँ कोविड हाँ था, हाँ। कोविड के टाइम पे सारे के सारे बच्चे आए, सिर्फ 10,000 कम हुआ। तो तुम सोच सकते हो आम जनरल टाइम पे तो ज़्यादा ही बैठेंगे, सवाल ही नहीं उठता है कम बैठेंगे। कि जेई को फिर सोचना पड़े यार बच्चे ही नहीं आ रहे मेरे पास, अब किसको डालूं मैं। ऐसा तो होने वाला नहीं है। यस। ऑलमोस्ट तुम्हारा जो जेई मेंस में रैंक आया है, लगभग उतना ही रैंक तुम्हारा जेई एडवांस में आता है। क्यों आता है ऐसा? रीज़न ये है कि वही स्टूडेंट जेई मेंस के एग्ज़ाम दे रहे हैं, वही स्टूडेंट जेई एडवांस के रैंक दे रहे हैं। अगर कोई तुमसे बहुत ज़्यादा तेज़ है पढ़ने में तो आगे भी तुमसे तेज़ ही रहेगा, अनटिल अनलेस तुमने खतरनाक ही कुछ कर दिया हो 1-2 महीने में, है ना। तो ये चीज़ है, रैंक लगभग सेम ही होता है। या फिर तुमने मेंस में एग्ज़ाम में कुछ ब्लंडर मिस्टेक कर दिया हो, गलती हो गई हो तुमसे, या फिर दूसरे जो टॉपर हो उससे गलती हो गई हो। इस बार का जो टॉपर था उसको मार्क्स जो आए, जो जेई एडवांस में 2020 की बात कर रहा हूँ मैं, जो फुल मार्क्स था वो 396 था। और इस बार के टॉपर को जो AIR 1 था उसको नंबर आया 352, ये नंबर आया। सर उसका MIT में हो गया है ना? जो भी हो IIT बॉम्बे के रीज़न से था, हो अगर सकता है उसका अगर MIT में जाना चाहे तो MIT में जा सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है क्या? ये सारे रैंकिंग है। रैंकिंग देखो एक और मैं बता देता हूँ कि कितने पे कितना रैंक मिलता है, वो भी तो एक समझ में आना चाहिए, थोड़ा सा आंकड़ा पता चलना चाहिए। अगर तुम्हारे पास नंबर आए हैं 286, इस साल का मैं बता रहा हूँ, 286 आया है तो AIR तुम्हारा 78 मिलेगा। समझ में आएगा?
इस साल का कट ऑफ कितना था? इस साल का कट ऑफ जो था वो 70 मार्क्स था। ये किसके लिए? जनरल के लिए। और 60 मार्क्स था तुम्हारा ओबीसी के लिए, और 35 मार्क्स था तुम्हारा एससी एसटी के लिए। ये इस साल का था। तो जो अगर तुम इवन सिर्फ इजी वाले पार्ट को तुम मतलब कि टारगेट करोगे, तुम्हारा जेई एडवांस निकल सकता है। ऐसा नहीं कि जेई एडवांस नहीं निकल सकता है। तुम्हें बस टारगेट क्या करना है? इजी, सिर्फ इजी क्वेश्चन ही तुम करके आ जाओ तो भी तुम्हारा जेई निकल जाएगा। पेपर 1 में 3 सेक्शन पूछे गए थे, मतलब जो मार्क्स थे तुम्हारे 18 क्वेश्चन पूछे गए थे पेपर 1 में, और पेपर 2 में भी 18 क्वेश्चंस। सॉरी, ये क्या बता दिया मैंने? हाँ, 18 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सिर्फ फिजिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ फिजिक्स में। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 3 है, तो समझ लो। एक और रैंक में बताता हूँ जो आया है। तो ये अगर तुम्हारा मार्क्स आया है 163, अगर तुम्हारे नंबर 163 आए हैं तो सोचो कितना रैंक लगा होगा 160 नंबर आए तो। गैस करो। 10,000। हाँ, 10,000 है। AIR 2,000 रहेगा। 3364, 163 अगर तुम्हारे नंबर आए हैं तो। ठीक है, एक और नंबर बताता हूँ मैं। अगर 175 मार्क्स आए हैं तो तुम्हारे कितने रैंक लगेंगे? AIR 2541, 2500। ठाणेच्या दिवशीला 256 आहे ना? क्या बोल रहे हो? ठाणेमध्ये जो हम्म 256 आहे मार्क्स, तो उसका कितना लगा यार? 256 आया है ना, तो देखो यहाँ पे इससे तुम कंपेयर कर सकते हो, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 150 के आसपास में होगा। तो तुम्हें अगर क्वालिफाई करना है तो एटलीस्ट तुम्हें 150 से तो एवव ही रखना चाहिए अपना एडवांस में नंबर। और ये टोटल है पेपर 1 एंड पेपर 2 का समेशन, दोनों का मिला करके है ये मार्क्स। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर तुम अच्छे तरीके से देखो तो एक पेपर में 80 नंबर्स तुम्हें लाने हैं, आ सकता है ना। सर एक बार मेंस का बताइए ना। अगर फिजिक्स में भी तुम 30 नंबर लेकर के आ जाओ तो हो सकता है आराम से। मेंस में तो सिंपल ही रहता है, उसमें कुछ नहीं है। 25 MCQs रहते हैं, और जनरली कभी 20 क्वेश्चंस प्लस 5 इंटीजर आने के भी चांसेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इतने ही रहेंगे 25 MCQs सिंपल, इसमें तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। तो देखो तुम लोग को किस तरीके से प्रिपरेशन करना है। अब तो टाइम कम बचा है, तुम लोग को बोर्ड का भी प्रिपरेशन करना है, साथ ही साथ तुम लोग को जेई का भी प्रिपरेशन करना है। तो थोड़ा सा तुम लोग को ध्यान देना पड़ेगा इस चीज़ों पे। क्लियर है? चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं आरबीडी। तो आरबीडी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया तुम्हें, और इसका वेटेज कितना है ये सारी चीज़ बता दिए। तो स्टार्ट करते हैं इसका थ्योरी पार्ट। सबसे पहले तो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स बोलते हैं। तो 3 चीज़ है इसमें, एक रिजिड बॉडी है, दूसरा है डायनेमिक्स। रिजिड
दूसरा बॉडी और तीसरा डायनेमिक्स। रिजिड होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? बॉडी तो हमें पता है, डायनेमिक्स का मतलब कि हम लोग दो पार्ट देखने वाले हैं। जब मोशन होगा तो उसमें हम लोग फोर्सेस का एनालिसिस भी करना चाहते हैं और वेलोसिटी का भी एनालिसिस करना चाहते हैं, तो डायनेमिक्स पार्ट इस बात को बताता है। किसी भी रिजिड बॉडी को हम लोग कब बोलेंगे कि ये रिजिड बॉडी है? मतलब कोई भी बॉडी है अगर हमारे पास, उसको रिजिड बॉडी कब बोलेंगे? बोलो क्या डेफिनेशन है? जब उसके पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। कोई भी बॉडी अगर उन दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, फिक्स है, इफ डी इज फिक्स्ड, और तुम इसको कुछ भी करो, मोशन कराओ, चाहे इस पे छोटा सा फोर्स लगाओ या बड़ा सा फोर्स लगाओ, अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है तो मैं फिर इसे रिजिड बॉडी बोलूँगा। सिंपल सा एग्जांपल मैं 2-3 ले लेता हूँ ताकि तुम्हें एक आइडिया लग जाए। अगर बेसिक एग्जांपल लूँ तो ये हमारे पास एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक को मैंने दे दिया v वेलोसिटी, तो ये आगे चलते जाएगा। किसी भी टाइम t पे तुम्हारा अगर पॉइंट A यहाँ पे है तो अभी भी A यहीं पे रहेगा, ये पॉइंट B इस जगह पे है तो अभी भी पॉइंट इसी जगह पे रहेगा। तो मोशन हो भी रहा है लेकिन फिर भी ये डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, चाहे तुम रोटेट कर दो, कुछ भी कर दो। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक ब्लॉक है और स्ट्रिंग से अटैच कर दिया गया और ये दूसरा ब्लॉक है, इसको v वेलोसिटी दिया गया, तो क्या इस सिस्टम को मैं एक रिजिड बॉडी बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? बोलो। हाँ सर। इस सिस्टम को रिजिड बॉडी बोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, रिजिड बॉडी बोला जा सकता है गिवन दैट द स्ट्रिंग इज फिक्स, मतलब कि वो स्ट्रिंग टूट नहीं रहा है। दूसरा एग्जांपल कि एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक को मैंने स्प्रिंग से अटैच कर दिया है और नीचे एक सरफेस दे दिया गया, ठीक है। इसके पास वेलोसिटी v है और इसके पास भी वेलोसिटी v है इस इंस्टेंट पे, और स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ में है, मान लो नेचुरल लेंथ में। तो बताओ क्या ये सिस्टम को मैं रिजिड बॉडी बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता हूँ? बोल सकते हो। नहीं बोलेंगे। नहीं बोल सकते। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? नहीं बोल सकते। ना इस सिस्टम को मैं रिजिड बॉडी बोल सकता हूँ, तुम लोग एक्सप्लेन करो क्यों बोल सकते हैं? फ्रिक्शन तो लगेगा ही नहीं ना, वो रिलेटिव तो है ही नहीं ना उससे। क्यों नहीं लगेगा? v वेलोसिटी से आगे जा रहा है दोनों ब्लॉक, क्यों नहीं लगेगा फ्रिक्शन? हाँ लगेगा सर, पर वो कंप्रेस या एक्सटेंड नहीं होगा स्प्रिंग क्योंकि वेलोसिटी सेम है। वेलोसिटी सेम है, दोनों पे रिटार्डेशन तो होगा। है ना? देखो, अगर मैं प्रूफ कर दूं कि ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तब मैं बोल दूंगा हाँ ये रिजिड बॉडी है। और इस चीज़ को मुझे प्रूफ करने के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा कि हर एक इंस्टेंट पे इन दोनों की वेलोसिटी सेम है, इसी चीज़ को प्रूफ करना है मुझे। हर एक टाइम पे वेलोसिटी सेम होगा। तो अगर मैं प्रूफ कर दूं कि इन दोनों का रिटार्डेशन का जो ए है वो दोनों सेम है, तो प्रूफ हो जाएगा दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो प्रूफ हो जाएगा डी कांस्टेंट रहेगा। क्या ए सेम नहीं रहेगा? फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू एम जी, और फ्रिक्शन ही रिटार्डेशन देगा, और मास इनटू एक्सेलरेशन, एम डैश चाहे कितना भी हो, 2m हो या m हो, m तो कैंसिल आउट हो जाएगा। a इज म्यू जी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, तो दोनों का रिटार्डेशन क्या होने वाला है? सेम, बराबर है। तो इसीलिए इस बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी बोल सकते हैं। तो एक बेसिक सा सिंपल सा चीज़ मैंने तुम लोग को बताया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, कंडीशन फॉर रिजिड बॉडी क्या होगा?
कंडीशन फॉर रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? मान लो एक हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, 3 डायमेंशनल भी हो सकता है, और इसका मोशन हो रहा है, रोटेशन करा रहा हूँ, कुछ भी करा रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। 2 पॉइंट्स मैंने ले लिए, पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, और पॉइंट ए जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था विथ वेलोसिटी वी बी, और ये पॉइंट ए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था विथ वी ए। तो ए और बी दोनों का मूवमेंट हो गया, और एंगल्स वगैरह दे रखे हैं, ये थीटा अल्फ़ा या बीटा ले लेता हूँ, दिस इज़ अल्फ़ा एंड दिस इज़ बीटा। अब क्योंकि मुझे पता है ये एक रिजिड बॉडी है, तो पॉइंट ए और बी के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। चेंज नहीं होना चाहिए इसका मतलब इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो सेम होना चाहिए, है ना। पॉइंट ए का वेलोसिटी और पॉइंट बी का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या होना चाहिए? सेम। तो कंपोनेंट ले लो, तो ये हो जाएगा वी बी कॉस बीटा, और ये कितना हो जाएगा? वी ए कॉस अल्फा। तो मैं बोल सकता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी शुड बी 0, या फिर वेलोसिटी वी ए कॉस अल्फा शुड बी इक्वल्स टू वी बी कॉस बीटा। ये हमारा कंडीशन है, क्लियर है क्या? अब ये इसके अबाउट रोटेशन करेगा। अगर तुम परपेंडिकुलर डायरेक्शन की वेलोसिटी देखो तो, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होगी, कितनी होगी? वी बी साइन बीटा, और इसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है सॉरी बीटा एंड अल्फा। ये है वी ए, तो इसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो कितनी होगी? वी ए साइन अल्फा, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है डी। तो ओमेगा कितना होगा? ओमेगा ऑफ पॉइंट बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इज वी ए बी, या फिर वी ए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, बराबर है। तो कितना आ जाएगा? तुम ए को रोक दो, ए को रोकेंगे तो मुझे इस डायरेक्शन में वेलोसिटी देना पड़ेगा, और उतना ही वेलोसिटी इस डायरेक्शन में देना पड़ेगा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। सो दिस विल बी वी ए साइन अल्फा प्लस वी बी साइन बीटा डिवाइडेड बाय डी। दिस इज द ओमेगा ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। मतलब ए को ऊपर मैं जा कर के बैठ जाऊँ, ए के ऊपर जा कर के मैं बैठ जाऊँ, तो बी क्या होगा? सर्कुलर मोशन करते हुए नज़र आएगा। ये कहने की बात कर रहा हूँ। समझ में आया सबको या नहीं आया? बोलो। हाँ सर। हाँ ओके, सर। हाँ सर। तो आगे चलते हैं। इसमें सिंपल क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैं क्वेश्चन दूंगा नहीं, ज़रूरत नहीं है करने का। प्योर रोटेशनल मोशन, प्योर एक तो ट्रांसलेशन मोशन होता है, एक प्योर रोटेशनल मोशन होता है, और एक कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन होता है। 3 तरह के मोशन पॉसिबल हैं। तो सबसे पहला हम लोग करते हैं प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। कोई भी बॉडी प्योर ट्रांसलेशन मोशन करेगा तो मुझे पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए क्या कंडीशन है? अगर उसके हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम है, जितनी वेलोसिटी बॉडी की है उतनी वेलोसिटी हर एक पार्टिकल की है, तो मैं बोलूँगा कि ये प्योर ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, गिवन दैट टी टाइम में हर एक पार्टिकल उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है जितना दूसरा पार्टिकल कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं पार्टिकल 1 2 3 4 बोलूँ, 1 2 3 4 5 6 बोलूँ, तो x1 जो डिस्प्लेसमेंट होगा, x2 जो डिस्प्लेसमेंट होगा, सारे क्या होंगे? सेम होंगे टू सो ऑन। वेलोसिटी v1 v2 v3 v4 अप टू सो ऑन सेम होंगे, a1 a2 a3 ये सारे चीज़ सेम होंगे। तो इसको मैं क्या बोलूँगा? प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। और प्योर ट्रांसलेशन मोशन में 2 चीज़ हमें आना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी और एक मोमेंटम।
काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। और दूसरा क्या होगा, मोमेंटम का फॉर्मूला m इंटू वी, वेर m इज द टोटल मास। ये चीज़ आ गया। दूसरा है प्योर रोटेशनल मोशन। प्योर रोटेशनल मोशन में क्या होता है, कोई भी बॉडी रोटेट कर रहा होगा और वो रोटेट कर रहा होगा ओमेगा से, तो जितने भी सारे पार्टिकल्स होंगे सभी क्या कर रहे होंगे, सर्कुलर मोशन। ध्यान से देखो, सभी अपना एक सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे और सभी का रेडियस अलग अलग हो सकता है, लेकिन कुछ भी हो जाए हर एक पार्टिकल का ओमेगा सेम होगा। ये 1 2 3 4 सभी पार्टिकल के थीटा भी सेम होगा। टी टाइम में सभी कोई सेम एंगल रोटेट करेगा, चाहे पार्टिकल कहीं पे भी हो। मेरी बात समझ में आ रही है ना सबको? तो θ1 θ2 इक्वल्स टू θ3 अप टू सो ऑन, जैसे प्योर रोटेशनल मोशन ट्रांसलेशन मोशन में देखा था। और सभी का ओमेगा भी सेम होगा अप टू सो ऑन, सभी का अल्फा भी सेम होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ प्योर रोटेशनल मोशन में जो हर एक जगह पे नहीं लिखा जाता है, नहीं बताया जाता है, दैट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ ईच पार्टिकल मस्ट बी फिक्स्ड। सारे पार्टिकल का डिस्टेंस फिक्स होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। ये आर डिस्टेंस है तो कितना भी रोटेट कर जाए आर ही डिस्टेंस होना चाहिए। जनरली हर एक केस में हमें ये चीज़ वेरीफाई नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें इसे वेरीफाई करने का ज़रूरत पड़ता है। तो अब इस केस के लिए हम लोग क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हर एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी का एडिशन अप टू सो ऑन। और हम लोगों ने जब इस पे पुट करा था तो ये ओमेगा R1, तुम लोग को पता होगा ये डेरिवेशन है ना, ओमेगा R2 का होल स्क्वायर अप टू सो ऑन। और फिर जब कॉमन वगैरह ले लेते हैं तो यहाँ पे फिर मुझे निकल के आता है डेट इज़ हाफ m1 R1 स्क्वायर प्लस m2 R2 स्क्वायर अप टू सो ऑन इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो बला है इसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और कहानी यहीं से स्टार्ट होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रोटेट कर रहा है तो उसका ये वैल्यू तुम निकाल करके दे दो, मैं उसका रोटेशनल मोशन का काइनेटिक एनर्जी बता सकता हूँ। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखा जाएगा। और फिर इसका मोमेंटम भी लिख ही लेता हूँ। तो मोमेंटम कैसे लिखेंगे हम लोग, अब देखो मोमेंटम के लिए चाहिए होता है हमारा एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि कोई भी पार्टिकल अगर स्ट्रेट मोशन कर रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर मोशन, या फिर इसका मोमेंटम लिखेंगे तो लीनियर मोमेंटम। लेकिन अगर कोई भी पार्टिकल रोटेशन कर रहा है इस तरीके से, तो ये क्योंकि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है या फिर लीनियर मोशन नहीं हो रहा है, एंगुलर चल रहा है, तो इसको हम लोग एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। और इसका एंगुलर मोमेंटम जो है हम लोग L से डिनोट करते हैं, L। और ये हम लोग आगे निकालेंगे, वो कितना आता है हमारा R क्रॉस P आता है फॉर्मूला। और फिर इसका जो एंगुलर मोमेंटम हम लिखते हैं दैट इज mv r परपेंडिकुलर। पता होगा आई थिंक तुम लोगों को, है ना? और भी अलग अलग तरीके से लिखते हैं इसको हम लोग, आगे जाकर के जब एंगुलर मोमेंटम देखेंगे उस सेक्शन में जाकर के अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा कंबाइंड मोशन, कंबाइंड ट्रांसलेशनल
प्लस रोटेशनल मोशन, CTRM जिसको हम लोग बोलते हैं, CTRM कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। तो इसमें क्या हो रहा है, दो मोशन एक साथ हो रहे हैं। जैसे कि हमारा व्हील है या फिर कोई भी डिस्क है, उसको मैंने रोटेट करा करके छोड़ दिया v वेलोसिटी से, तो ये ओमेगा से रोटेट भी कर रहा है। तो पार्टिकल का दो मोशन हो रहा है। देखो अगर इसके सेंटर ऑफ मास को देखें तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है v वेलोसिटी से जा रहा है, और हर एक पार्टिकल इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा से रोटेट भी कर रहा है। इसका मतलब ये पार्टिकल दो मोशन कर रहा है। मैं अगर सेंटर ऑफ मास पे बैठा तो देखा ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन ग्राउंड से जाकर के जब देखा तो मुझे पता चला कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन भी कर रहा है और आगे भी जा रहा है। तो सर्कुलर मोशन के लिए टेंजेंशियल वेलोसिटी विच इज़ ड्यू टू द रोटेशनल मोशन, एंड दिस इज ड्यू टू द ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन मोशन को मैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बोल दूंगा, और दूसरा रोटेशनल के लिए क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू आर, बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी में मुझे इसका भी और इसका भी चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन मोशन प्लस एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशन मोशन के कारण से एनर्जी हम लोग हाफ mv² लिखते हैं, और इसके कारण से हाफ I ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं। सो दिस इज टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब क्योंकि इसका दो मोशन हो रहा है तो एंगुलर मोमेंटम भी हम लोग इसका दो चीज़ का समेशन लिखेंगे। पहला जो इसका सेंटर ऑफ मास लीनियर मोशन कर रहा है r क्रॉस p, और दूसरा जो इसका सर्कुलर वाला पार्ट हो रहा है डेट इज़ I इंटू ओमेगा, जो हम लोग लिखते हैं। वो कैसे करते हैं हम लोग, वो सारा चीज़ हम लोग आगे जा कर के करेंगे, इसमें डायरेक्शन वगैरह भी आ जाएगा। ये हम लोग आगे चलते हैं। तो ये ओमेगा पे वेक्टर लग जाएगा, तो वेक्टर में सही हो जाएगा। तो ये CTRM हो गया। अभी हम लोगों ने सिर्फ मोशंस के बारे में डिस्कस करा, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं अब। तो चलो हम लोग निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि इसी के कैलकुलेशन हमें करना है। इसमें कुछ ट्रांसलेशन मोशन का भी क्वेश्चंस वगैरह आते हैं कि ओमेगा वेलोसिटी, ओमेगा दे दिया, एंगुलर वेलोसिटी अल्फ़ा दे दिया है, तो बताओ टी टाइम के बाद कितना होगा ओमेगा। तो ये सारी चीज़ सर्कुलर मोशन में आते हैं। जितने भी सारा कैलकुलेशन हम लोगों ने सर्कुलर मोशन में किया है, एग्जैक्टली सारा कैलकुलेशन यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो मैं वो पार्ट नहीं कराने जा रहा हूँ, क्योंकि वो टाइम वेस्ट है। अगर तुमको चाहिए हो तो सर्कुलर मोशन वाला निकाल करके देख लेना, उसमें तुम्हें सारे क्वेश्चंस डिटेल में अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। जो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है डेट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे फोकस करते हैं। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये होता क्या चीज़, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। जिस तरीके से मास इनर्शिया को डिनोट करता है ट्रांसलेशन मोशन में, उसी तरीके से रोटेशनल मोशन के लिए जो इनर्शिया है वो आई से डिनोट किया जाता है। इनर्शिया होता क्या है, उसके स्टेट की चेंज करने की टेंडेंसी है या नहीं है, कितनी ज़्यादा टेंडेंसी है, कितनी कम टेंडेंसी है। तो वो जो रेजिस्टेंस फील होता है, अगर बहुत बड़ा ब्लॉक है तुम वहाँ पे जा कर के फोर्स लगाओ, मूव ही नहीं करेगा ये, मतलब इसका इनर्शिया काफ़ी ज़्यादा है, ये मूव नहीं कर सकता है। और एक छोटा सा पत्थर को जा कर के तुम मूव कराओ, आराम से मूव कर जाएगा, इसका मतलब इसका इनर्शिया कम है। सेम वे में अगर बहुत बड़ा डिस्क है, बहुत बड़ा, इमेजिन करो बहुत बड़ा डिस्क है, अर्थ मान लो, उसको तुम रोटेट कराने की कोशिश करो, रोटेट ही नहीं करेगा वो। तो इसका मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। उसी जगह पे एक साइकिल का पहिया जूम कर लो, रिंग जूम कर लो, उसको तुम आराम से रोटेट कर सकते हो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, कम। तो ये इसको इनर्शिया को डिनोट करता है। मैं वर्ड्स वगैरह में अभी रिवीजन ही चल रहा है, मैं बस समझा दिया। अब इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला I इज इक्वल टू, जैसा हम लोगों ने ऊपर देखा, डेट इज ये फार्मूला होता है, या फिर मैं इसको समेशन में लिख सकता हूँ, अप टू सो ऑन, जितने पार्टिकल्स उतने ज़्यादा
मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हो जाएगा mi ri का स्क्वायर, ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। या फिर अगर मैं काफ़ी ज़्यादा छोटा चला जाऊँ, है ना, ये फॉर्मूला कब हम लोग लगाएंगे, जब पार्टिकल्स होंगे, तो पॉइंट मास या फिर पार्टिकल्स, ये दोनों फार्मूला इन केसेस में लगाया जाएगा जब पॉइंट मास हो। ये छोटे छोटे पॉइंट मास दे दिए जाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक कंटिन्यूस बॉडी दिया गया है, जैसे रॉड होता है, दिस इज कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट, तो इसके लिए हम लोग फार्मूला क्या लगाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी एम, आर स्क्वायर डी एम फॉर कंटिन्यूस रिजिड बॉडी, रिजिड ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों फार्मूलेज हमें याद रखने हैं और हम लोग को क्वेश्चन करना है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। आगे तो मैं, हाँ बोलो। सर मास मूवमेंट क्या होता है? क्या बोल रहे हो? मास मूवमेंट। मास मोमेंट सेंड करना, मैं एक बार चेक करता हूँ क्या है मास मोमेंट। वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड होता है चीज़ें। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। हाँ, और 4 मासेस दिया गया, 1 2 3 4, इस जगह पे दे रखा है 2 kg 4 kg 2 kg एंड 4 kg। तुम्हें निकालना है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस एंड फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया गया है, दैट इज ए, और ये भी दिया गया है ए। चलो फटाफट फाइंड आउट करो। तो देखो इस वाले में अगर एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन करेगा सिस्टम का, तो रोटेशन ऐसा हो रहा है। रोटेशन पहचानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिस्टम रोटेट किस तरीके से कर रहा है। तो इसका जो रोटेशन होगा वो ऐसा होगा, रोटेशन ऐसा। तो ये जो दोनों मासेस हैं ये तो बिल्कुल रोटेट नहीं करेगा, हालांकि हमें लिखना पड़ेगा m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर अप टू, चौथा भी लिख देता हूँ, m4r4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसमें से इसको मैं 1 बोलता हूँ, 2 बोलता हूँ, 3 एंड 4। तो 1 और 2 तो बेकार है क्योंकि इसका सर्कुलर मोशन ही नहीं हो रहा है, सिर्फ 2 3 और 4 का हो रहा है। तो 3 का कितना हो जाएगा रेडियस या फिर डिस्टेंस, दैट इज ए, 2a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, कितना आ जाएगा आंसर 6a स्क्वायर। तो ये x के अबाउट था। सेम वे में y के अबाउट देख लो, y के अबाउट में ये दोनों सिर्फ रोटेट करेगा और ये दोनों किसी काम का नहीं है। तो 2a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, ये इसका और इसका, दैट इज 6a स्क्वायर। और z के अबाउट देखना है मुझे, तो z के अबाउट किस तरीके से रोटेट करेगा, दिस इज x दिस इज y, z ये है तो रोटेशन ऐसा होगा सिस्टम का। तो ये सारे जो मासेस हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है हमें r को। ये परपेंडिकुलर है, हाँ बिल्कुल है। ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, हाँ है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा a√2 बराबर। अब मास लिख दो, हाँ कितना था मास, 4 kg 2 kg एंड 4 kg, ये 2 kg। तो पहला वाला 0, दूसरा कितना 4a स्क्वायर, तीसरा कितना 2a√2 का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। आया था सभी का? हाँ यस सर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये एक रिंग है, दिस इज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और एक एक्सिस है जो कि 53 डिग्री के एंगल पे है और मासेस को रख दिया गया 1 2 3 4।
2 kg, 4 kg, 2 kg एंड 4 kg। और बोला गया इसके अबाउट इसको रोटेट कराया गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना होगा। रेडियस दे दिया गया 5 मीटर। निकाल के बताओ। तो ये जो दे रखा है तुम्हें एक्सिस एक्स वाई प्लेन में, तो मैं इसका परपेंडिकुलर लूँगा यहाँ से। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस तो 5 है, तो 5 cos एंड 5 sin 53 विच इज़ 4। और इस जगह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे तो ये एंगल होगा 37। तो ये कितना हो जाएगा 5 sin 37 कितना आ जाएगा ये 3। सेम वे में ये डिस्टेंस देख लो, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। अब सभी को ऐड कर लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो m4 इंटू, पहले इसका देख लेता हूँ, 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस इसका देखता हूँ 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 का स्क्वायर। दिस इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल। बेसिक सा क्वेश्चन। एक होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, बोलो। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, रूट ऑफ आई बाई मतलब M- क्या होता है। फॉर्मूला तो मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता होगा, मतलब क्या है। रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब ये है कि मान लो कि ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम का सर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है। सर एक्स अगर मैं इस पूरे सिस्टम को इसके सेंटर ऑफ मास पे कन्वर्ट कर लूँ और इसको कितने डिस्टेंस पे रखना चाहिए ताकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर से सेम आए, तो ये जो डिस्टेंस दिया गया डेट इज़ रेडियस ऑफ गायरेशन। तो इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया था आई और अब कितना हो जाएगा एम के स्क्वायर। तो के कितना हो जाएगा रूट अंडर ऑफ आई बाय एम। दिस इज़ रेडियस ऑफ गायरेशन। तो अगर मैं ऊपर वाला जो क्वेश्चन किया हूँ इसमें रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने के लिए बोला जाए तो कितना हो जाएगा रेडियस ऑफ गायरेशन, बताओ बताओ जल्दी से सभी कोई करके। आया कुछ। सर जो ऊपर दो डायग्राम बनाया आपने सेंटर ऑफ मास को शिफ्ट करके, सर वो वापस एक्सप्लेन कीजिए ना। मैंने क्या बोला कि ये जो चीज़ है ना इसको मैं पूरा का पूरा एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दिया और पॉइंट मास को मैंने इस जगह पे रख दिया। तो ये पॉइंट मास को कितने डिस्टेंस पे रखना चाहिए ताकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम मिल रहा है मुझे, इसके इतना मिला। तो देखो कितना हो जाएगा 64 इंटू 2 प्लस ऊपर वाला जो भी चीज़ है मैं लिख लेता हूँ 936 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना लेंगे। m जो होता है वो ऑलवेज टोटल मास होता है, तो सारे मास का एडिशन ये हो जाएगा 4 प्लस 8। तो इस चीज़ को मुझे बस बताना था कि नीचे जो मुझे मास लिखना है वो टोटल मास लिखना है, सिर्फ m मत लेना। चलो अब आगे चलते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जो कि आगे भी हमें यूज़ होगा। एक मास है इस जगह पे m1 और इस जगह पे मास है m2 और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r। ये जब हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो मॉडर्न फिजिक्स में ये यूज़ होगा। क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास and about center of mass and perpendicular to the line joining m1 and m2। सॉल्व करके बताओ। तो m1 m2 दो मासेस दे रखे हैं और उसके बीच का डिस्टेंस r है। तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर है उस r वेक्टर से।
तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। करो जल्दी से, चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस वाले में मासेस दे रखे हैं। इस जगह पे मास है m1 और इस जगह पे मास है m2। और जो सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास जब हम लोग रिवाइज कर रहे थे तो उस समय हम लोगों ने ये निकाला था, ये डिस्टेंस r1 और ये डिस्टेंस r2। तो r1 डिस्टेंस कितना आया था, याद है क्या? M2 R upon M1 plus M2. m1 प्लस ऑफ m2 और r2 इट इज़ m1 r अपॉन m1 प्लस ऑफ m2। अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए क्या करना होगा, I इज इक्वल्स टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। I इज इक्वल्स टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। इसके वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं यहाँ पे। m1 r1 कितना, m2 r अपॉन m1 प्लस ऑफ m2 का होल स्क्वायर प्लस m2 इंटू m1 r2 का वैल्यू m1 r अपॉन m1 प्लस ऑफ m2 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे, देखो क्या कॉमन आ रहा है, m1 m2 अपॉन m1 plus है ना, हाँ सर। इंटू आर स्क्वायर कॉमन आ गया, मैंने उसको कैंसिल आउट भी कर लिया। इसको हम लोग म्यू बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यू। और इस म्यू का नाम है रिड्यूस्ड मास। तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा म्यू आर स्क्वायर और म्यू का वैल्यू है m1 m2 अपॉन m1 प्लस ऑफ m2। याद रखेंगे इस चीज़ को, आगे काम आएगा। चलो अब आगे चलते हैं। तो ये हम लोगों ने सिंपल सा पॉइंट ऑब्जेक्ट्स अगर होंगे तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये हम लोगों ने देख लिया। अब कोई भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का हम लोग देखते हैं। तो एक बेसिक क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास एक रॉड है और इस रॉड को मैं इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करा रहा हूँ और इसका डेंसिटी जो है वो चेंज हो रहा है। कैसे, एक्स डिस्टेंस पे जा करके इसका जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ मास पर यूनिट लेंथ ही होगा। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा एक्स से दिया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई। ये एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये तुम्हें फाइंड आउट करना है। और इसका टोटल मास जो है वो कैपिटल M दिया गया है, रॉड का लेंथ दिया गया है, डेट इज L। सॉल्व करो, अल्फ़ा के इंडिपेंडेंट आंसर निकालना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक रॉड है जो कि रोटेट कर रहा है। तो ये हमारे पास रॉड है, नहीं दिख रहा है। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। एक मिनट। तो ये जो रॉड है ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, एक्स डिस्टेंस पे जा करके dx थिकनेस का एलिमेंट चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एलिमेंट चूज़ किया और ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट को मैं एक पॉइंट मास की तरह मान सकता हूँ जिसका मास होगा dm। थिकनेस कितना है, dx है। तो सबसे पहले इस मास का इस लेंथ का मास कितना होगा, तो dm विल बी इक्वल्स टू लैम्डा इंटू dx होगा। लैम्डा का वैल्यू था अल्फ़ा x इंटू dx। तो ये हमारा dm मास निकला। और इसका डिस्टेंस कितना है इस एक्सिस से, क्योंकि इसके अबाउट रोटेशन करेगा तो x। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, छोटा सा पार्टिकल का छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डेट इज डी आई। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m r स्क्वायर लिखते हैं हम लोग, m छोटा है dm इंटू आर स्क्वायर विच इज़ एक्स स्क्वायर।
अब मुझे इसी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो मुझे मिल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एम का वैल्यू पुट कर लेता हूँ अल्फा एक्स डी एक्स। तो जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, अल्फा बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डी एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर के एल तक जाएगा, तो अल्फा एल रेस टू पावर 4/4। यही आंसर आया क्या सबका? हाँ अल्फा को m/m² लिख सकते हैं। अब अल्फा को मुझे चेंज करना है, क्योंकि मैंने पहले बोला था अल्फा के टर्म्स में आंसर नहीं चाहिए। तो हमें दे रखा है इस रॉड का टोटल मास, इस रॉड का टोटल मास कितना दे रखा है m, और लेंथ कितना दिया हुआ है l। तो मास निकाल लेते हैं हम लोग। तो टोटल मास कैसे निकालेंगे? फिर से वही काम करेंगे, एक्स डिस्टेंस पे जा कर के dx थिकनेस का एलिमेंट चूज़ करा और इसका मास होगा छोटा सा dm, और इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या ये m मास के बराबर होना चाहिए। और dm है कितना? dm हमने अभी जस्ट ऊपर निकाला था, डेट वाज अल्फा एक्स dx, और इंटीग्रेशन 0 से l तक जाएगा, और इसको इंटीग्रेट करेंगे, अल्फ़ा बाहर x²/2 l²/2 और ये कैपिटल M। तो अल्फ़ा का वैल्यू आया है मेरा इस जगह से 2m डिवाइडेड बाय l²। अब इसका वैल्यू इस जगह पे पुट कर लो। सो I इज इक्वल्स टू अल्फ़ा का वैल्यू 2m/l² और l⁻⁴/4। समझ में आया क्या आंसर? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो ये एक थोड़ा सा अलग तरीका है, क्योंकि जनरल क्वेश्चन तुम लोगों ने देखा होगा, यहाँ तक तो हर एक कोई करते हैं क्वेश्चन इस तरह का, तुम्हें आसानी से किसी किसी भी जगह पे मिल जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा मैंने एक अलग डिफ़िकल्टी लेवल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रायंगुलर प्लेट है और ये जो ट्रायंगुलर प्लेट है आइसोसेलेस है, मतलब ये एंगल थीटा और ये भी एंगल थीटा। बेस का लेंथ दे रखा है l और इसका हाइट दे रखा है परपेंडिकुलर हाइट, दैट इज h। शीट है ट्रायंगुलर शीट, जिसका मास है कैपिटल M, जिसका मास कैपिटल M। तो पूछा गया फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। फाइंड आउट करो। तो देखो कैसे करेंगे। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है बड़ा सा, और इसमें जो एक्सिस गिवन है वो ये वाला वर्टिकल है, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा? x डिस्टेंस पे जा कर के dx थिकनेस का एलिमेंट चूज़ करना पड़ेगा, या फिर y डिस्टेंस पे। तो मैंने क्या किया, y डिस्टेंस पे गया और y डिस्टेंस पे जा कर के dy थिकनेस का एलिमेंट चूज़ किया। बराबर, क्योंकि ये शीट है और ये जो dy थिकनेस होगा इसका तो कुछ सिग्मा होगा। सिग्मा क्या होगा? मास अपॉन एरिया, मास पर यूनिट एरिया। तो इसका छोटा सा मास बनेगा, और ये छोटा सा मास कितना होगा? दिस dm विल बी इक्वल्स टू सिग्मा इंटू डी। और ये डिस्टेंस को मैं r एज्यूम कर लेता हूँ, स्मॉल r। तो कितना हो जाएगा? इसको r एज्यूम करो, ये पूरा टोटल लेंथ को ही r एज्यूम कर लेता हूँ मैं, टोटल लेंथ को r एज्यूम कर लेता हूँ। तो मुझे दो सिमिलर ट्रायंगल्स मिल रहा है ना, एक जो r/2 नीचे डिस्टेंस और नीचे l/2, और ये डिस्टेंस हमारा y है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? h माइनस ऑफ y, और ये डिस्टेंस कितना होगा? दैट इज h। सिमिलर ट्रायंगल से क्या बोल सकते हैं, जल्दी से बताओ।
h माइनस वाई डिवाइडेड बाय r बाई 2 इज इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय l बाई 2। 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मुझे r चाहिए। r कितना मिल जाएगा, r इज इक्वल्स टू h माइनस वाई, h नीचे जाएगा और l मल्टीप्लाई होगा। आर तो थीटा के टर्म्स में भी लिख सकते थे ना। अब थीटा तुम्हें गिवन नहीं है, ठीक है। अगर थीटा गिवन है तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन थीटा गिवन नहीं है, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। तो ये r मुझे मिल गया। ठीक। अब मुझे डीएम मास चाहिए। सो डीएम मास विल बी इक्वल्स टू सिग्मा इनटू ये जो छोटा सा तुम्हारा ऐसा बना है मास, इसका थिकनेस इनटू डिस्टेंस लेंगे, और ये जो छोटा सा ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है उस मास को हम लोग नेगलेक्ट करेंगे। अप्रॉक्सीमेशन में हम लोग इस तरीके से करते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए। तो ये हो जाएगा डी वाई इंटू लेंथ डेट इज आर, वैल्यू को पुट कर लो, सिग्मा डी वाई इंटू आर एल बाई एच इंटू एच माइनस वाई इंटू डी वाई। तो ये छोटा सा मास निकल गया। और ये जो तुम्हारा मास निकला है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है, रॉड है ये, तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है एक्सिस के अबाउट, ml square by 12. ml स्क्वायर बाई 12। तो एम एल स्क्वायर बाई 12, दिस विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसी का मुझे इंटीग्रेशन करना है। आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 इंटू डी एम का वैल्यू पुट कर लो, सिग्मा इंटू एल बाई एच इंटू एच माइनस ऑफ वाई इंटू डी वाई। तो ये तुम्हारा डिवाइडेड बाय 12 कहाँ से आया? क्या बोल रहे हो, डिवाइडेड बाय 12 कहाँ से आया? क्योंकि ये रॉड है ना, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है, एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है। हाँ 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 लेकिन मास इसका डी एम है, इसीलिए मैंने डी एम लिया। हाँ। तो ये बेसिकली ये जो चीज़ था ये तो हमारा आर ही था ना, है ना। डीएम मास में जो हम लोगों ने पुट करा, ये क्या चीज़ था, आर था, और नीचे एक आर स्क्वायर पहले से प्रेजेंट है, तो ये कितना हो जाएगा आर क्यूब। और जो जो कांस्टेंट है बाहर निकालो, सिग्मा बाहर निकल जाएगा, 12 बाहर निकल जाएगा, और आर क्यूब हो जाएगा। तो एल क्यूब डिवाइडेड बाय एच क्यूब होगा, इंटीग्रेशन एच माइनस वाई का होल क्यूब डी वाई। अब मुझे y का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना होगा y का, फ्रॉम 0 से लेकर के h तक, फ्रॉम 0 से लेकर के h तक। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सिग्मा का वैल्यू क्या पुट करेंगे, सिग्मा इज इक्वल्स टू मास अपॉन एरिया हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, इसका वैल्यू इस जगह पे पुट कर लो और फिर इसको कैलकुलेट कर लो। क्लियर है क्या। अब अगर टॉप से y एज्यूम किया होता ना तो मेरे लिए थोड़ा आसान होता। अदरवाइज यहाँ पे देखो h माइनस ऑफ वाई आ गया। मैं अगर y इसको ही एज्यूम कर लेता, y डिस्टेंस पे जाकर के डी वाई थिकनेस का एलिमेंट लेता, तो मेरे साथ जो आंसर आता वो काफ़ी ज़्यादा इजी होता। यहाँ पे जो इतना हुआ वो प्रॉब्लम नहीं होता। तो फिर क्या हो जाता, y डिवाइडेड बाय r बाई 2 इज इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय l बाई 2। 2 कैंसिल आउट हो जाता, r कितना आ जाता, r आ जाता तुम्हारा l y डिवाइडेड बाय h। और मेरा अभी भी इंटीग्रेशन ऐसा ही बनता, तो इंटीग्रेशन r क्यूब dy होता, और यहाँ पे भी जो भी चीज़ है तो r का जब वैल्यू हम लोग लिखते तो हम लोग आसानी से इंटीग्रेट कर पाते, है कि नहीं, क्योंकि सिर्फ y का टर्म बचता, तो इंटीग्रेशन काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता हमारे लिए। तो देख करके करेंगे कि कहाँ से मुझे आसानी हो रहा है।
तो देखो इसमें क्या हो जाता, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो अंदर जो है वो आर क्यूब को हटा देता हूँ, मैं डायरेक्टली देता हूँ। इस जगह पे आ जाता वाई क्यूब, 0 से h तक इंटीग्रेशन, सिग्मा बाई 12 एल क्यूब अपॉन एच क्यू एज इट इज़ होता। सिग्मा का वैल्यू पुट कर लो, 1/12 2m अपॉन एल इंटू एच, और एल क्यूब अपॉन एच क्यूब, और y की पावर 4/4 हो जाएगा, तो h की पावर 4/4 हो जाएगा, और h कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा का पूरा, l कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 बचेगा। कितना आ जा रहा है ये, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 24, 1/24 ml²। आया क्या, आया था किसी का आंसर? हाँ सर। तो चाहो तो तुम इसको याद रख सकते हो, क्योंकि अभी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा अगर गिवन होगा कि इसके अबाउट निकालने के लिए, तो हम लोग डायरेक्टली फार्मूला लगा सकते हैं। एक और होता है जिसमें कि हम लोग इसके अबाउट निकालते हैं, इस एक्सिस के अबाउट। इस एक्सिस के अबाउट निकालोगे तो आंसर आएगा तुम्हारा mh²/6। ठीक है, ये मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। और इस एक्सिस के अबाउट ml²/24। क्लियर है क्या? तो इस डेटा को याद रख सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस दैट इज mh²/6। सिर्फ h पे डिपेंड कर रहा है कि हाइट कितना है उसका, और उसी से हम लोग ये भी बता सकते हैं कि वो मासेस ज़्यादा दूर होंगे तो हम लोग बोल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, अगर मासेस बहुत ही पास पास में होंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। क्लियर है क्या? तो Yes, कुछ कुछ ऐसे स्टैंडर्ड हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका हमें पता होता है, मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे कि रिंग है, ये सब तो याद ही होगा, डेरिवेशन कराने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। रॉड पहले है ना, रॉड से देखते हैं। फर्स्ट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है इस एक्सिस के अबाउट, ml²/12, और इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, L²/3। ml²/3। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दूसरा रिंग, अगर हमारे पास रिंग है तो रिंग का मतलब ये है कि सिर्फ आउटर मोस्ट जगह पे मासेस वगैरह दिए गए हैं। तो इस एक्सिस के अबाउट जो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो होगा mr²। एक्सिस ऐसा है, तो इस एक्सिस के अबाउट अगर रोटेशन होगा तो आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², वेयर r इज़ द रेडियस एंड m इज़ द मास। दूसरा ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। डिस्क इस तरीके का होगा, मतलब कि पूरे मासेस बढ़े हुए हैं इसके अबाउट, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, m/2 r²/2। R²। फिर आता है सिलेंडर, हॉलो एंड सॉलिड। हॉलो सिलेंडर, तो हॉलो सिलेंडर के केस में कैसा होगा, ये अगर हॉलो सिलेंडर है, इस एक्सिस के अबाउट हम लोग हमेशा बोलेंगे, जो कि डिफाइंड एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, क्योंकि ये हॉलो सिलेंडर है और तुम इसको इसके अबाउट कंप्रेस कर दो तो ये एक रिंग बन जाएगा। तो हम लोग ये शॉर्ट ट्रिक कब लगा सकते हैं, कंप्रेशन वाला काम ये शॉर्ट ट्रिक तभी लगा सकते हैं जब मास जो है एक्सिस से डिस्टेंस चेंज ना कर रहा हो। अगर कोई भी मास अपने एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा है तो हम लोग उसको कंप्रेशन कर सकते हैं। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, mr², वेयर r इज़ द रेडियस। नेक्स्ट इज सॉलिड। अच्छा, इसी में एक और चीज़, अगर इसको मैं कट कर दूं इस तरीके से, कैसा भी शेप हो, और ये अभी भी हॉलो ही है, सिलेंडर को कट कर दिया है मैंने, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने बोला गया,
तो अभी भी कितना होगा, एम आर स्क्वायर ही होगा, क्योंकि जब कंप्रेस करेंगे तो ये रिंग बनेगा और इस जगह पे ज़्यादा मासेस होंगे और इस जगह पे कम मासेस होंगे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ज़्यादा मासेस इस जगह पे भी हैं तो सभी आर डिस्टेंस पे ही हैं। तो हम लोग कॉमन लेकर के, एम कॉमन लेकर के हम लोग आर स्क्वायर को ऐड कर लेंगे, तो एम आर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज सॉलिड, कौन सा नंबर था ये, सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर होगा तो क्या होगा, इसको कंप्रेस किया जा सकता है, मतलब पूरा मास है अंदर भी, तो ये क्या बन जाएगा, डिस्क। और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर बाय 2। नेक्स्ट इज हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ कितना होता है, बोलो कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बोलो, किसी को याद नहीं है क्या? IMS सर्वे 2 2/3 आर स्क्वायर। 2/3 एम आर स्क्वायर। नेक्स्ट इज सॉलिड स्फीयर। उसका 2/5 होता है। बाई 5। सॉलिड स्फीयर का 2/5। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? अगर तुम कभी भूल जाओ किस तरीके से कम याद होना रखेंगे, चाहिए। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए? क्योंकि मासेस एक्सिस के एक्सिस के पास है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कम। यहाँ पे सारे मासेस जो हैं एक्सिस से ज़्यादा दूर है, हॉलो है ना, क्योंकि इसीलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो स्फीयर का ज़्यादा होना चाहिए, सॉलिड स्फीयर का कम होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब तुम्हें मैं बताता हूँ इसका। मान लो मेरे पास रेक्टेंगुलर शीट है, रेक्टेंगुलर शीट है, ये लेंथ है हमारा ए और ये लेंथ है बी। तो बताओ इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा बताओ इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया? MA²/12। इसको मैं कंप्रेस कर दूंगा, इस जगह से कंप्रेस कर दूंगा तो एक रॉड बन जाएगा। और ऐसा क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये सारे मासेस का डिस्टेंस एक्सिस से चेंज नहीं हो पा रहा है अगर तुमने कंप्रेस किया तो। और इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम ए स्क्वायर, क्योंकि रॉड का लेंथ अब हो चुका है ए। सेम वे में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट बोला जाए तो इसके अबाउट तो क्या हो जाएगा, रॉड बन जाएगा कंप्रेस करने के बाद। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखा जाएगा, एम बी इस, अच्छा सॉरी यहाँ पे 12 तो लिखा ही नहीं, एम बी स्क्वायर बाय 2/12। ठीक है क्या? अब एक स्पेशल केस, मान लो कि ये रॉड है और इस रॉड को मैंने टिल्ट कर दिया है थीटा एंगल, और इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराना है मुझे इसको, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा बताओ? इसका जो हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं वो हमारा रॉड के जैसा ही इंटीग्रेशन होता है, बस जहाँ पे हम लोग एक्स डिस्टेंस पे जाकर के डी एक्स थिकनेस का एलिमेंट लेते हैं तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इसमें वो हमारा चेंज हो जाता है, बस और कुछ नहीं। और इंटीग्रेशन वगैरह सेम होगा, एक्स डिस्टेंस पे जाकर के तुमने डी एक्स थिकनेस का एलिमेंट चूज़ किया, तो इस जगह पे जो डी एक्स थिकनेस का एलिमेंट होगा उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब कितना होगा, तो एक्स कॉस और ये एक्स साइन थीटा आएगा। दिस विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो डी एम ये वाला एक्स साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसी को इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करने पे जनरली हमारा आंसर क्या आता,
एम एल स्क्वायर बाय 12 ये आंसर आता है। लेकिन यहाँ पे साइन है तो ये साइन स्क्वायर थीटा भी रहेगा आंसर में। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक में ऐसा याद रखेंगे, डेट इज़ द परपेंडिकुलर लेंथ। मुझे परपेंडिकुलर लेंथ चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर लेंथ कितना हो जाएगा, एल साइन थीटा। परपेंडिकुलर लेंथ एल साइन थीटा हुआ तो एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है, और ये परपेंडिकुलर लेंथ यहाँ पे पुट करेंगे तो एम एल साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 12 आंसर। क्लियर है क्या? हाँ सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया कि सर हाँ बोलो। सर वो जो आप कंप्रेस करने वाला जो आपने बताया सर, वो कंडीशन क्या था, कब हम कंप्रेस कर सकते हैं अगर एक्सिस और से कब डिस्टेंस नहीं? चेंज नहीं हो रहा है तो कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे ये हमारा सिलेंडर है, तो मैं कंप्रेस कर सकता हूँ क्या इसको? हाँ कर सकता हूँ, क्योंकि ये मासेस जो हैं वो इस जगह पे है। जब तुम पूरा का पूरा कंप्रेस कर दोगे तो ये मासेस अभी भी वहीं पे रहेगा, उतने ही डिस्टेंस पे। समझ में आया क्या? तो ये डिस्क बन गया, देखो मासेस का डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ है। यस। हाँ, अब इसमें दो थ्योरम है, एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और उसके बेसिस पे हम लोग सारे के सारे और भी अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। ये चीज़ है। तब तक तुम एक क्वेश्चन करके बताओ कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा शीट दिया हुआ है और एक जेई वाला क्वेश्चन, दो जेई वाला क्वेश्चन करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड। ये एक आर्क है, आर्क नहीं मतलब कर्व है, और ये पूरा का पूरा शीट जो कर्व है y इज इक्वल्स टू, कर्व का इक्वेशन दिया गया रेट y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। तो पूछा गया कि x इज इक्वल्स टू 1 तक में मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, कितना होगा, निकाल के बताओ। और इस शीट का जो डेंसिटी दिया गया है, सिग्मा दिया गया, मास पर यूनिट लेंथ जिसको बोलते हैं हम लोग, मास पर यूनिट एरिया होगा इसका। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के बताओ कितना होगा। ठीक है, चलो देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स डिस्टेंस पे जा कर के डी एक्स थिकनेस का एलिमेंट चूज़ कर रहा हूँ। तो ये एक्स डिस्टेंस पे गया मैं और डी एक्स थिकनेस का एलिमेंट चूज़ किया। तो ये क्या मिला मुझे, एक रॉड मिला जिसका ये जो लेंथ होगा डेट विल बी वाई, और वाई का वैल्यू कितना होगा, 2x स्क्वायर होगा। कितना वैल्यू होगा, नीचे भी तो वाई होगा, है ना। तो अगर तुमने ये dx थिकनेस एज्यूम करा है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा दिस लेंथ विच इज़ 2y और थिकनेस डेट इज dx। तो ये हो जाएगा 2y इंटू डी एक्स, वाई का वैल्यू 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये छोटा सा एरिया निकला हमारा। तो इसका मास निकल जाएगा डी एम मास सिग्मा इंटू डी ए। अब ये जो मास है इसको मैं पॉइंट मास में कन्वर्ट कर लूँगा, तो ये पॉइंट मास बन गया। और इस एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे, एक्स पे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, छोटा सा, डेट इज डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। इसी को इंटीग्रेट करना है मुझे, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 1 तक इंटीग्रेट करना होगा। इंटीग्रेशन डी एम का वैल्यू पुट कर लो, सिग्मा इंटू डी ए कितना है, इस 4x स्क्वायर इंटू डी एक्स। डी ए सही लिखा है ना मैंने, 2y इंटू डी एक्स, और y का वैल्यू 2x स्क्वायर सही है। 0 से लेकर के 1 तक जाएगा, जो कांस्टेंट है बाहर निकालो, 4 x सिग्मा। raised to 4 हाँ ना, बोलो। x raised to 4 रहेगा। हाँ x रेज टू 4 हो जाएगा, ये इधर भी एक एक्स स्क्वायर है, देखा नहीं।
तो ये 4 सिग्मा कांस्टेंट बाहर निकला और x रेज टू पावर 4 का इंटीग्रेशन x रेज टू पावर 5/5 0 से 1 तक जाएगा और 4/5 सिग्मा, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है क्या? हाँ Yes. सर। तो ये बेसिक क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन दिया। अब तुम्हें हो सकता था इस एक्सिस के अबाउट भी मांगा जाए, इस एक्सिस के अबाउट। तो इस एक्सिस के अबाउट भी अगर मांगा जाता तो भी हम लोग कर सकते थे। तो इस बार मुझे क्या लेना होता, इसको रॉड की तरह जूम करते और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 लिखते हैं। सो dm और 2y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और जेई एडवांस ने क्वेश्चन पूछा था 2 तरह करके, एक ये सिलेंडर वाला क्वेश्चन पूछा था और एक मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा था, या मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा था हाइट और लेंथ के हिसाब से। तो वो 2 क्वेश्चन करेंगे हम लोग और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर हम लोग आगे जा कर के दूसरे क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। चलो ठीक है।